भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर स्थित हिंदू स्मशान भूमि में 3 दिन पूर्व एक ईसाई व्यक्ति का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाजों से किया गया था। इस घटना को लेकर सकल हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद ने तीव्र आपत्ति दर्ज कराते हुए नगर प्रशासन से जवाब मांगो आंदोलन के तहत 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने की मांग की। इसके बाद मृतक के परिवारजनों ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ मृतक पर संस्कार किए और ईसाई धर्म प्रतीकों को हटाया। विहिप और हिंदू सकल समाज ने जानकारी दी। इस अवसर पर हिंदू सकल समाज के प्रमुख मयूर बिसेन, विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री प्रकाश पांडे और विकास मदनकर उपस्थित थे। उन्होंने पत्र परिषद में बताया कि स्मशान भूमि नगर परिषद के अधीन है, इसलिए वहां अन्य धर्मों के अनुसार अंतिम संस्कार करना अतिक्रमण के समान है। संबंधित मृतक की पहचान कर उसके धर्म के अनुरूप अंतिम संस्कार दोबारा करवाने की मांग की गई थी। नगर प्रशासन को ज्ञापन देकर स्मशान भूमि की सुरक्षा, निगरानी और देखरेख की व्यवस्था सुदृढ़ करने की अपील की गई। प्रशासन ने जवाब में बताया कि स्मशान भूमि में पहले ही CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब बिजली आपूर्ति के लिए DP भी सुधारी गई है। साथ ही 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक व्यक्ति हिंदू था, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उसकी ईसाई धर्म में आस्था बढ़ी थी और उसने ईसाई विधि से अंतिम संस्कार की इच्छा जताई थी। परंतु हिंदू समाज के विरोध के बाद उसके परिजनों ने पुनः हिंदू परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया और ईसाई प्रतीक हटाकर श्रद्धांजलि दी। हमें जो जानकारी मिली थी कि वहाँ हिंदू स्मशान भूमि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आके 40 से 50 की संख्या में वो व्यक्ति थे, वहाँ पे आके कोई एक मतलब ब्लैक कैफून में बॉडी गड़ाए हुए थे और उसके ऊपर क्रॉस मार्क लगा। क्रिश्चियन ईसाई मतलब धर्म विधि के हिसाब से वहाँ पे उनकी विधि अंत्य विधि की गई। उस हिसाब से हमने जो जांच की है तो सही में वैसे ही पाया गया और भंडारे में एक दूसरे ही दिन हम लोगों ने मंगलवार को तीव्र आंदोलन खड़ा किया था। उसी दिन हम लोगों ने 2 प्रशासन, एक नगर परिषद प्रशासन जिनसे हमने 4-5 हमारी बातें रखी थी, 4-5 हमने कुछ उनके सामने जो समस्याओं की ये थी वो बातें रखी थी। उसका भी आज चौहान साहब ने हमें 48 घंटे के भीतर जो आश्वासन दिया है, उसमें जो हमने बोले थे CCTV के बारे में, तो उन्होंने बताया कि 3 CCTV लगे थे और मैंने 2 बढ़ाया। इलेक्ट्रिक DP मीटर अभी 4 या 5 दिन पहले कुछ जल गई थी, वह आज या कल में चालू हो जाएगी। वो CCTV भी कार्यरत हो जाएंगे, 3+2 नए, वोल्ट 3+2 नए। और हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ पे पूर्णकालीन 24 घंटा नगर परिषद की ओर से एक ऑथोराइज कर्मचारी जो वहाँ पे जितने भी शव आते हैं उसकी एंट्री नोंदनी करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। और उसी के आधार पे आप दूसरे दिन या जो भी उसके बाद के दिन है, मृत्यु का दाखला आपके ऑफिस से, आपके कार्यालय से देंगे। आप ऐसे कुछ भी नहीं होएगा कि वो आ रहा है आधार कार्ड 2-4 दिन बाद लेके, मैंने 4 दिन पहले वहाँ पे बॉडी जलाया था, हमारा ये है, ये व्यक्ति का उसका आधार कार्ड है और वहाँ 100 रुपये में जो बन रहा था, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने आज वो प्रोसेस कर रहे हैं। अभी उनका राइटिंग में WhatsApp मैसेज है कि आज मैं उसकी नियुक्ति भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे जो अन्य प्रकार हो रहे थे, ये नशीली वस्तुओं का सेवन जो हो रहा था, चीज़ों का सेवन हो रहा था जवान लड़कों द्वारा, तथा और भी कुछ गलत जो घटनाएं हो रही थी, उस पर भी ये लगाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की हमने डिमांड किए थे। उनका कहना है वो भी आज नियुक्ति उसकी कर रहे हैं। उसके साथ हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को जो बात की थी कि वह जो क्रिश्चियन व्यक्ति का, किसी का भी अज्ञात क्रिश्चियन व्यक्ति की वहाँ पे अंत्यविधि की गई है हिंदू स्मशान भूमि में, उसको वहाँ से अगले 48 घंटे में आप अपने हिसाब से प्रशासन के लेवल पे उसको क्रिश्चियन विधि के धर्म विधि के हिसाब से आप हटा देंगे। 48 घंटे का समय दिया गया था। उस विषय में कल हमको माननीय अपने PI साहब भूसारी जी
ने हम लोगों को कुछ 5-7 प्रमुख व्यक्तियों को वहाँ पे बुलाया था। हमारे साथ में उन्होंने यह जो जिसको अभी तक हम अज्ञात बोल रहे थे वो परिवार था, मतलब जो मृत व्यक्ति थे उनके रिश्तेदार, पिताजी तथा 2 जवाई, उनको भी बुलाए थे। उनके हमारे जाने के पहले उन्होंने सब कागजात चेक किए थे। यह साहब ने ये बताया कि यह लोग बायबॉर्न हिंदू है और आज के डेट में भी इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह हिंदू धर्म के ही है। धर्म कहीं पे भी मतलब इनका कोई चेंज नहीं हुआ। जब डिटेल बात उसके पिता से की गई मृत व्यक्ति की, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा वैष्णव था और उसे किसी ने कुछ बहला फुसला कर जीवन के अंतिम समय में वो क्रिश्चियन धर्म की कुछ विधियाँ कर रहा था। उनकी जो होती है प्रेयर, प्रार्थना होती है, वहाँ पे वो जाता था और उसमें उसका समझ के चलिए कि आखिरी समय में जीवन के मन लग चुका था। उस हिसाब से उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि मुझे वो जो कैफून रहता है, बॉक्स रहती है, काला बक्सा रहता है, उसमें ही मेरी दफन विधि की जाए। उस हिसाब से उसके पिता का यह कहना था कि मैंने अपने बच्चे की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने उसका दफन विधि का जो कार्यक्रम है हिंदू शमशान भूमि में किया। हमारे द्वारा जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि भाई आप लोगों ने हिंदू शमशान भूमि क्यों यूज़ की, जब वो लड़का क्रिश्चियन हो चुका था, आप लोगों ने वहाँ जाना था। बोले हम लोगों ने वो ट्राई किए, हम गए थे, पर वहाँ से उन्होंने कुछ उनके जो पास्टर या पादरी जो लोग रहते हैं उन्होंने बोले थे कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब आप गड़ाने के लिए हमारे यहाँ दफन विधि के लिए जगह नहीं है। वह मेरे सबसे बड़ी भूल हुई, बोले तो उनके पिता ने मान्य किए कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपने बेटे की हिंदू शमशान भूमि में क्रिश्चियन पद्धति से अंत्यविधि की। यह जब उन्होंने देखे तो उन्होंने बोले कि भाई हम लोग सब अभी भी घर में जितने भी वो उनके 2 जवाई, उनके मम्मी पापा अभी भी है, सबके सब हम बायबॉर्न हिंदू है, हमारे यहाँ सभी काम हिंदू धर्म के हिसाब से ही होता है। तो उन्होंने तीसरा दिन भी वहाँ पे जाके किए, जो कल उन्होंने जानकारी जिस हिसाब से दी, हमने तीसरा दिन किए हिंदू पद्धति के हिसाब से। क्रॉस चिन्ह भी हम उन लोगों ने खुद ने अपने हाथ से हटाया तथा मिट्टी देने का काम भी उन्होंने किया। यह सब जानकारी उन्होंने दी। हमने बोले थे उनको कि हम भाई जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए, कल हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ेगा, हमको ये जानकारी देना पड़ेगा, आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। उन्होंने वादा किए थे कि मैं उपस्थित रहूँगा। आज अभी हम जब 1 घंटे पहले बोले 2 बजे आपको आना है, तो उनके यहाँ पे सही में जब मैंने 2 लड़के भी सही में भेजा कि भाई कुछ तकलीफ होगी देख लो, उसके मम्मी की तबीयत, मतलब ये जो लड़का है उसके पिताजी के मम्मी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैंने हमारे माजी नगर से वहीं के कैलाश जी को भी घर पे भेजा, उन्होंने उनके फ़ोन से बात भी की, मुझे दिखाया वीडियो कॉल पे कि भाई सही में उसकी मम्मी और उसको अभी वो रिक्शा बुला के एडमिट करने जा रहे थे। उसके पहले उन्होंने ये बोले भैया आपको तकलीफ नहीं होना करके उन्होंने अपना एक उनके ही जवाई ने वीडियो बनाया उनका, जो जिसमें उन्होंने ये सब बातें कबूल की कि मैं हिंदू हूँ, मैंने तीसरा दिन किया है, मैंने खुद वहाँ जाके क्रॉस हटा दिया है, और जो कुछ है जो इसकी वजह से जो शहर में माहौल ख़राब हुआ था या हिंदू धर्म के लोगों की जो भावनाएं आहत हुई थी, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे माफ़ी भी मांगी। वो वीडियो भी है, आप चाहे तो मैं आप लोगों को वायरल कर सकता हूँ। तो यह सब ये हुआ। अब आखिरी बात यही आती है, हम लोग सहिष्णु हिंदू है सहिष्णु है, और उन्होंने भी उस सब चीज़ों को मतलब जो उनकी गलती को समझते हुए उन्होंने भी हिंदू परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार की विधियाँ पूरी कर दी। तो हम लोग आज वह जो प्रेत है उसको हिंदू समझ के यह जो विषय है इसको यहाँ पे समाप्त करें। गोसीखुर्द परियोजना प्रभावित प्रमाण पत्र धारकों को सरकारी नौकरी चयन प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों का अतः समाधान हो गया है। महत्वपूर्ण निर्णय जिले के पालक मंत्री संजय सावकारी की पहल पर और मंत्रालय की राहत एवं पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव के साथ हुई एक विशेष बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने गोसीखुर्द परियोजना के लिए 1199 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी थी। इस पैकेज के तहत कुछ परियोजना प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास के
बजाय 2,90,000 रुपए का मुआवजा स्वीकार कर लिया था। इससे संबंधित छात्रों के प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया में बाधाएं आ रही थी और 5% आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए पालक मंत्री सावकारी ने स्पष्ट किया कि 18 जुलाई 2013, 18 अगस्त 2015 और 29 अक्टूबर 2009 के सरकारी निर्णयों के अनुसार परियोजना प्रभावित लोगों को परियोजना प्रभावित श्रेणी में 5% आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति है। इस सकारात्मक निर्णय से गोसीखुर्द परियोजना प्रभावित प्रमाण पत्र धारक अब 5% आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरह से पात्र होंगे। उनकी परियोजना प्रभावित स्थिति और उस आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता बरकरार रहेगी। यह भी राजस्व और वन विभाग द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को लिखे गए एक पत्र में सूचित किया गया है। यह निर्णय हजारों गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त युवाओं के लिए आशा की किरण होगा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुंबई में जारी मानसून सत्र के दौरान भंडारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने नियम 2093 के तहत किसानों, शिक्षा, बेरोजगारी, पुनर्वास और जल पर्यटन से जुड़े गंभीर मुद्दे सदन में उठाए। उन्होंने कहा कि भंडारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और खेती के लिए नियमित बिजली आपूर्ति आवश्यक है, परंतु हल्की हवा या बारिश होते ही बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। उन्होंने किसानों को 12 घंटे बिजली देने की मांग करते हुए नए फीडर की स्थापना के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने की भी अपील की है। विधायक ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग द्वारा बदले गए नए मीटर से किसानों को 3 गुना अधिक बिल थमाए जा रहे हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर स्थापना पर रोक लगाने की भी मांग की। औद्योगिक विकास पर बोलते हुए उन्होंने MIDC के लिए नई भूमि उपलब्ध कराने तथा पुनर्वास हेतु भेजे गए 32 गाँव के प्रस्ताव में से शेष गाँव को भी मंजूरी देने की मांग की। अंत में शिक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने जिले में रिक्त 700 शिक्षकों के पद शीघ्र भरने की मांग की है। नरेंद्र भोंडेकर साहेब. शासनाच्या 293च्या प्रस्तावावरती मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात वन विभाग आहे अध्यक्ष महोदय, आणि वन विभागाचा असल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये किंवा थोडीशी जरी हवा तुफान आलं तर अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याचा विद्युत जो सप्लाय असतो तो खंडित होतो आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे तसं विद्युत मग तो शासनाचा जो काही 8 तासाचा असेल ते 8 तास मिळत नाही अध्यक्ष महोदय. मला आपल्या माध्यमाने शासनाला विनंती करायची अध्यक्ष महोदय की निदान शेतकऱ्यांना जर सुजलाम सुफलाम जर करायचं असेल तर 12 तास तरी कंटिन्यू त्यांना विद्युत पुरवठा व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, विद्युत पुरवठा करण्यासाठी कधी कधी मागणी जास्त होते आणि त्याच्यामध्ये सप्लाय कमी होते, त्याच्यामुळे कधी कधी डीपी सुद्धा भ्रष्ट होतो, विद्युत वाहिनी सुद्धा म्हणजे तारांचा जो असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा वन विभाग असल्यामुळे कधी कधी ब्रेक होतो. अध्यक्ष महोदय, बरेच शेतकऱ्यांची मागणी आहे की नवीन फीडर काही ठिकाणी व्हायला पाहिजे आणि तसं शासनाचा प्रस्ताव सुद्धा विभागाचा प्रस्ताव सुद्धा शासनाकडे आलेला आहे अध्यक्ष महोदय. त्याच्या लवकरात लवकर मान्यता द्यायला पाहिजे आणि जे इलेक्ट्रिक मीटर आहेत जे आता गावागावामध्ये लावून आलेत, काही शेतकऱ्यांनी माझ्याकडे आलेत आणि ते शेतकऱ्यांचं जुनं बिल 50 युनिटचा जो बिल होता अध्यक्ष महोदय तो बिल जवळपास 3,000-4,000 रुपये यायचा आणि आता तोच बिल अध्यक्ष महोदय जवळपास 35,000 रुपये बिल येऊ लागला अध्यक्ष महोदय. कसं शेतकरी तो सर्वाइव्ह करणार अध्यक्ष महोदय? तर मला आपल्या माध्यमाने विनंती आहे की सरकारने ते ताबडतोब बिलचा जो आहे शासनाने ग्रामीण भागामध्ये स्थगिती द्यायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC ची जागा आता भंडारा MIDC संपलेली आहे, नवीन उद्योगासाठी जागा नाहीये. मी आपल्या माध्यमाने विनंती करतो की नवीन उद्योग निर्माण करण्यासाठी नवीन MIDC चे आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे तो मान्य करावा अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघातील भंडारा पवनी मतदारसंघातील दरवर्षी पूर येतो अध्यक्ष महोदय. गोसे डॅम असल्यामुळे बॅकवॉटरचा भंडारा शहरामध्ये जातो आणि भंडारा पवनीमध्ये दरवर्षी पूर येतो आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. माझी आपल्या माध्यमाने विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की जे नाले अरुंद झाले, जिथे 60-60 फुटाचे नाले होते तर 5-10 फुटाचे नाले राहिलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्याचा आम्ही एक DPR तयार केलेला आहे आणि तो पण शासनाकडे पाठवलेला आहे अध्यक्ष महोदय. त्याला मंजुरी द्यावी आणि जे नाला सरळीकरणचे काम मोठ्या प्रमाणात करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याच पुनर्वसन फ्लड मध्ये येणारे जे पुनर्वसन गाव आहेत 32 गाव आहेत अध्यक्ष महोदय, त्यापैकी आम्ही 22 गावाचे प्रस्ताव शासनाने मंजूर केलेला आहे. रेड आणि ब्ल्यू लाईनच्या मुळे तो मागील वर्षभरापासून पेंडिंग आहे अध्यक्ष महोदय. त्या 22 गावाचं ताबडतोब शासनाने त्याला पुनर्वसन करून त्यांचा मोबदला द्यायला पाहिजे, जेणेकरून लोकांचं नुकसान कमीत कमी होतील अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण रस्ते मोठ्या प्रमाणात
प्रमाणात खराब झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय. आता कालच त्या ठिकाणी आंदोलन झाले अध्यक्ष महोदय की ग्रामीण भागामध्ये पीडब्ल्यूडीने आता पैसेच दिले नाही, त्याच्यामुळे ते रस्तेवरती काम करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ग्रामीण भागामध्ये अध्यक्ष महोदय आपण म्हणतो की जर गाव मजबूत करायचं असेल तर मुलांना शिकायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदयच्या माध्यमातून आपणास विनंती आहे की माझ्या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 700 शिक्षकांचे पद रिक्त आहेत, ताबडतोब आपण मंजूर द्यायला पाहिजे, जेणेकरून ते शिक्षण गोरगरीब मुलांना शिक्षणाचा त्याचा फायदा होईल आणि शासनाचं नाव पण कार्यशील शासन, आपण मंत्री कार्यक्षम आहेतच, तर त्याच्यात अजून थोडंसं आपण दाखवावं अध्यक्ष महोदय. आणि शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे उद्योग नाही आहे. स्वतंत्र झाला तेव्हापासून आमचा बॅकलॉग भंडारा जिल्ह्याचा भरला नाही अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे शासनाने एक चांगली योजना गोसे खुर्दवरती जल पर्यटनची दिलेली आहे अध्यक्ष महोदय. त्या जल पर्यटनची योजनाला जास्तीत जास्त निधी, आता दुसरा टप्पा आमचा शासनाकडे मागणी झालेली आहे 150 कोटीची अध्यक्ष महोदय. त्या दुसऱ्या टप्प्याची मंजुरी शासनाने देऊन लोकांना रोजगार याच्यामधून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल अध्यक्ष महोदय. स्थानिक नागरिक विगत लंबे समय से वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज तुमसर रोड जंक्शन पर देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस और रेलवे प्रशासन की अनदेखी से लोगों में रोष का वातावरण निर्माण हुआ है. उन्होंने वंदे भारत के साथ ही तुमसर रोड जंक्शन पर पूरी अहमदाबाद, पूरी रायपुर, सिकंदराबाद, रायपुर का स्टॉपेज तुरंत देने की मांग की है. उन्होंने बताया है कि वंदे भारत के परिचालन होने के तुरंत बाद ही राजनांदगांव में स्टॉपेज दे दिया गया. इसके बाद अब डोंगरगढ़ में भी ठहराव दे दिया गया है. इससे लगता है कि वंदे भारत ट्रेन सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही चलाई जा रही है, जबकि वंदे भारत गोंदिया से चलकर सीधी नागपुर 155 किलोमीटर की दौड़ लगाती है और तुमसर के लोगों को चिढ़ाती हुई निकल जाती है. अब तुमसर क्षेत्र के नागरिकों की सहनशीलता भी जवाब देने लगी है. अतः रेल प्रशासन से मांग की है कि तुमसर रोड जंक्शन पर वंदे भारत के साथ पूरी अहमदाबाद, पूरी रायपुर, सिकंदराबाद, रायपुर का स्टॉपेज पर तुरंत अमल करे. वंदे भारत के तुमसर रोड जंक्शन पर ठहराव का लाभ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी आदि के निवासियों के लिए भी सार्थक होगा. नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में मुख्य आरोपी निकुंज मेहर उम्र 29 वर्ष, गजानन उर्फ बालू बोंद्रे उम्र 28 वर्ष, प्रणय पाटिल उम्र 25 वर्ष और एक 21 वर्षीय युवती के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इस घटना का एक आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. 15 वर्षीय पीड़ित लड़की और 20 वर्षीय युवती ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग के लिए मोहाड़ी आती थी. अपनी जान पहचान फायदा उठाकर 26 जून को संबंधित लड़की पीड़िता को बहला फुसलाकर प्रणय पाटिल के घर ले गई. प्रणय के साथ उसके दोस्त निकुंज मेहर, गजानन उर्फ बालू बोंद्रे भी वहां मौजूद थे. इस दौरान लड़की ने पीड़ित लड़की से निकुंज के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा. जब पीड़िता ने विरोध किया तो प्रणय पाटिल, गजानन बोंद्रे और लड़की ने पीड़िता के हाथ पर पकड़ लिए. निकुंज मेहर ने लड़की के साथ मिलकर अपने 2 दोस्तों की मदद से पीड़िता को प्रताड़ित किया. क्योंकि पीड़िता डरी हुई थी और समाज में बदनामी के डर से उसने किसी को नहीं बताया. 15 जुलाई को उसके भाई के नागपुर से आने के बाद पीड़िता ने उसे घटना के बारे में बताया. उसके बाद उसने मोहाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने संबंधित लड़की के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गजानन उर्फ बालू बोंद्रे फिलहाल फरार है.